हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सब कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे। आप सबका रेल माता स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने 14 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूं। तो आइए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया। उद्घाटन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। कौन सी टनल का उद्घाटन किया? सोनमर्ग टनल। और कैसी है इसकी आकृति? जेड मोड़ टनल है ये। कैसी है ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये जेड मोड़ टनल है और ये कहाँ किया है? JNK गांदरबल जिले में किया है। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन सोनमर्ग टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी? श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। श्रीनगर टू सोनमर्ग। श्रीनगर को किससे जोड़ेगी? सोनमर्ग से जोड़ेगी। और जेड मोड़ टनल है और कितने किलोमीटर की है? 6.4 किलोमीटर की, ठीक है ना। 6.4 किलोमीटर की टनल है डबल लेन की, जो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोड़ टनल है और सोनमर्ग टनल है, जिसका उद्घाटन कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह टनल समुद्र तल से 2600 मीटर यानी कि 8652 फीट की ऊंचाई पर बनी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से सोनमर्ग हाईवे 6 महीने बंद रहता था। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि जो 6 महीने के लिए बंद रहता था वो अब बंद नहीं रहेगा, क्योंकि जेड मोड़ वाली सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कर दिया है। यह 6.4 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, गांदरबल जिले में है। जेड मोड़ टनल 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। टनल 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? श्रीनगर कारगिल लेह प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 31 टनलें बनाई जा रही है, जिसमें से 20 जम्मू कश्मीर में और 11 लद्दाख में है। श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट। श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट के तहत कितनी टनल बन रही है? 31 टनल बन रही है। ये सोनमर्ग जो टनल थी वो इसी का हिस्सा थी। सोनमर्ग टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। कितनी है? 6.4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। गांदरबल जिले जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि महाकुंभ 2025 आज से शुरू हो गया, यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 शुरू हो गया। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा है। देखिए कितनी जनसंख्या है, और ये तो कुछ नहीं है, बहुत जनसंख्या यहाँ पे स्नान करेगी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कहाँ हो रहा है ये? प्रयागराज में। कहाँ हो रहा है ये? प्रयागराज यूपी में, ठीक है ना, संगम पे। आगे चलते हैं। इस साल महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन 144 साल में दुर्बल खगोलीय संयोग में हो रहा है। पहले दिन 44 घाटों पर 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। और इसके 6 ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति को शाही स्नान होगा, मौनी अमावस्या को, बसंत पंचमी को, 3 फरवरी की बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा को, और महाशिवरात्रि 26 फरवरी की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होंगे? ये पूरे शाही स्नान है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कुंभ के बारे में। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है, और कुंभ कितने वर्षों बाद में बढ़ता है? 12 वर्षों के बाद में कुंभ मेला बढ़ता है। 12 वर्षों के बाद में कुंभ मेला बढ़ता है। कुंभ तो हर 12 साल में, कुंभ तो क्या होता है? 12 साल में
4 बार होता है कुंभ तो, और महाकुंभ 12 साल में होता है। महाकुंभ तो कितने साल में? 12 साल में होता है, और कुंभ 4 साल में एक बार होता है। 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है कुंभ। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। मेला स्थल 4 पवित्र नदियां स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच में घूमता रहता है, जैसा कि नीचे है। हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के घाट पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन शिप्रा नदी के, नासिक में महाराष्ट्र गोदावरी नदी पे, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक आदर्श सरस्वती के संगम पर। ठीक है, यूपी में तो प्रयागराज में संगम पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन शिप्रा नदी पर, और हरिद्वार में गंगा घाट की तट पर। ठीक है, गंगा नदी के तट पर। महाकुंभ 12 साल में एक बार मनाया जाता है, और कुंभ 3 साल में एक बार मनाया जाता है, यानी कि 12 साल में 4 बार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि अमेरिकी पत्रिका ने नीरज को भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया है। अमेरिका की जो पत्रिका है उसको नीरज चोपड़ा को भाला फेंक की सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया है। मशहूर अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। कौन सी? अमेरिका की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 11 जनवरी को भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को साल 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया है। कहाँ तक द्वंद्व पाला जाए, फेंक वाला जहाँ तक जाए, कर खोपड़ी में छेद। तो इसने खोपड़ी में छेद किया था। ठीक है, 2024 में सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। पेरिस ओलंपिक में 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड अपने बेटे ने जीता था, पाकिस्तान ने। ठीक है ना, गोल्ड किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। आगे चलते हैं। और ट्रैक एंड फील्ड जो न्यूज है, अमेरिका का जो अखबार है, इसने 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एथलीट करार दिया है नीरज चोपड़ा को। चोपड़ा 2023 की पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर थे। 2023 में गोल्ड मेडल जीता था, 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने कैरिबियाई देश ग्रेना के 4 बार के विश्व चैंपियन एंडर्स पीटरसन को पीछे छोड़ा था। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज पत्रिका 1948 से प्रकाशित होती है। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज पत्रिका है जो 1948 से प्रकाशित होती है। इसने नीरज चोपड़ा को 2024 का दुनिया का बेस्ट सर्वश्रेष्ठ एथलीट करार दे दिया। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज पत्रिका 1948 से प्रकाशित होती है। हर साल विश्व और अमेरिका की रैंकिंग प्रकाशित करती है। नदीम इस सूची में 5वें स्थान पर है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक के अलावा केवल एक प्रतियोगिता पेरिस डायमंड लीग में हिस्सा लिया था, जिसे वो 4थे स्थान पर रहे थे। तो किसने जीता था? नदीम शाह ने जीता था कई बार का गोल्ड मेडल। 2024 का गोल्ड मेडल नदीम, जो पाकिस्तान से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंकॉक में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक में 13 जनवरी से 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में होगी। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री प्रसट चंतारातू अंगाथोंग ने इसकी जानकारी दी। चंतारातू अंगाथोंग ने इसकी जानकारी दी। बैंकॉक थाईलैंड ये सफ़ेद हाथियों का देश है। सफ़ेद हाथियों का देश क्या है? थाईलैंड है। और ओशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक यहीं होगी। ठीक है ना, ओशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में होगी। इस साल बैठक की थीम क्या है? सुरक्षित, अभिनव, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। सुरक्षित, अनुभव, समावेशी आसियान के डिजिटल को भविष्य को आकार देना। इसी अब की बार 2025 की क्या है? ये थीम है। ठीक है ना, आसियान सम्मेलन 2025 की थीम सुरक्षित, अभिनव, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। बैठक में क्रॉस बॉर्डर प्राइवेसी फ्रेमवर्क, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। बैठक में सभी 10 आसियान देशों सहित तिमोर लेस्ते के प्रतिनिधि और आसियान महासचिव भाग लेंगे। आसियान एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान क्या है? एक क्या है? क्षेत्रीय समूह जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा तीनों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। देखिए अब इसमें कितने सदस्य हैं? 10 देश के सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये इसके 10 क्या है? सदस्य देश है। इसके अलावा इसमें
ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी देश है। भारत क्या है इसमें? सहभागी देश है, इसका सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सब क्या नहीं है? सदस्य देश नहीं है। सदस्य देश नहीं है भारत, ठीक है ना, ओनली सहभागी है, पार्टनर देश है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा बैंक के घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसकी अध्यक्षता सदस्य राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी के शब्दों के क्रम के वार्षिक रूप में की जाती है। आसियान की अध्यक्षता अंग्रेजी के शब्दों के क्रम के रूप में की जाती है और अब की बार कहाँ हो रही है? बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है, ठीक है ना। 10 इसमें सदस्य देश है। भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड इसके सहभागी पार्टनर देश है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और इसकी थीम क्या है? अनुभवी। थीम क्या है? सुरक्षित, अनुभवी, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना, ठीक है दोस्तों। 10 इसमें स्थायी देश है, सदस्य देश है और 6 ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जापान और न्यूजीलैंड सहभागी देश है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स का सफल ट्रायल कर लिया। जो 30 दिसंबर को जो ये स्पेस डेक्स छोड़ा गया था, 30 दिसंबर को जो स्पेस डेक्स छोड़ा गया था, इसरो ने उसको सफलतापूर्वक अलग कर लिया है, ठीक है दोस्तों, ट्रायल कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 जनवरी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स का सफल ट्रायल कर लिया है। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक रखी। इसके बाद दोनों सैटेलाइट को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉकिंग ट्रायल का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। स्पेसडेक्स मिशन की डॉकिंग 2 बार टल चुकी है, पहले 7 जनवरी फिर 9 जनवरी डॉकिंग किया जाना था, लेकिन कर दिया कल, ठीक है ना, 12 जनवरी को इसको डॉकिंग कर दिया है। कब कर दिया? 12 जनवरी को डॉकिंग कर दिया, ठीक है। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेसडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। जूनियर नेशनल कबड्डी में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराया। जूनियर नेशनल कबड्डी में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराया। 12 जनवरी को जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल और महिला टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हरियाणा की पुरुष ने तो गोल्ड और वुमेन ने कौन सा? सिल्वर। दोनों मेडल किसने के लिए? हरियाणा ने। जूनियर नेशनल कबड्डी का आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। जूनियर कबड्डी लीग जो भारत की अंदर ही हो रही है, उसमें किसने? हरियाणा ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराया, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है और ये कहाँ हो गई है? गुजरात में। गुजरात, GUJRAJ गुजरात। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल ने 11 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन सावधानी और बचाव की थीम पर आधारित है। किसकी थीम पर? सावधानी और बचाव की थीम पर आधारित है पतंग महोत्सव। ये कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया है। आगे चलते हैं। पतंग महोत्सव में भाग लेने के लिए 47 देशों से 143 और देशों के 11 राज्यों में से 52 पतंगबाज होंगे। इस महोत्सव में गुजरात के 11 शहरों से 417 पतंगबाज भी अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल 11 देशों के राजदूत इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। यह महोत्सव अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, दोरडा, शिवराजपुरा और बीच और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे पर है, ठीक है। कई स्थानों पर एक साथ मनाया जाएगा। यह उत्सव 14 जनवरी तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने। कहाँ किया है? गुजरात में किया है, रिवर फ्रंट पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देवजीत सकैया BCCI के सेक्रेटरी बन गए हैं। देवजीत सकैया BCCI के क्या बन गए? सचिव बन गए हैं, जबकि प्रभतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष। ये देवजीत सकैया जी जो
क्या बन गए सेक्रेटरी, और ये प्रभतेज सिंह भाटिया जो क्या बन गए हैं कोषाध्यक्ष बन गए हैं बीसीसीआई के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसा निर्विरोध आईसीसी के क्या बन गए अध्यक्ष बन गए। सैकैया और भाटिया के अलावा किसी और ने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा, इसलिए सैकैया ने पूर्व सचिव जैसा की जगह संभाली और इंटरनेमी सेक्रेटरी बनाया गया। यह जैसा आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए, इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई का सचिव पर छोड़ा। सैकैया असम क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा है, वहीं भाटिया छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा है, और आशीष शेलार की जगह कोषाध्यक्ष पद संभालेंगे। आइए दोस्तों, विशाखापट्टनम ग्रीन हाइड्रोजन हब बन गया है। ग्रीन हाइड्रोजन का हब कौन बन गया भाई साहब? ग्रीन हाइड्रोजन हरी हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का हब कौन बन गया? विशाखापट्टनम। 2025 में 8 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ली जिले के पदुमदका विशाखापट्टनम के पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। 8 जनवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम के अन्नाकापल्ली जिले के पुदुमदका में आधारशिला रखी। यह पहल भारत की स्थायी ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और विशाखापट्टनम को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करती है। आगे चलते हैं, परियोजना का अवलोकन। विशाखापट्टनम ग्रीन हाइड्रोजन हब एनजीईएल और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश का संयुक्त प्रयास है। यह भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। ये कौन सा पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है? पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम अन्नाकापल्ली जिले में, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वच्छ ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सहयोग एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने इसका सहयोग किया है। भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जो भारत का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, हजारों रोजगार सृजित होंगे, कार्बन उत्सर्जन की कमी आएगी और स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा मिलेगा। सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग होगा। ग्रीन मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितनी बढ़ी है? रिकॉर्ड 30 गीगावाट बढ़ी है। भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कौन सी? नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी बढ़ गई है? 30 गीगावाट। 2024 में रिकॉर्ड नवीनीकरणीय क्षमता वृद्धि हुई है। भारत ने 2024 में लगभग 30 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो अब तक की सबसे अधिक है। 2023 में जोड़ी गई 13.75 गीगावाट की तुलना में 113% की वृद्धि है। 2023 में कितनी जोड़ी थी? 13.75 गीगावाट, और 2024 में कितनी? 30 गीगावाट। 500 गीगावाट का लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है ना, कितने का लक्ष्य है? 530 गीगावाट का लक्ष्य है 2023 तक, और औसतन 50 गीगावाट प्रति वर्ष जोड़ने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर बने पंजाब किंग्स के 17वें कप्तान। आईपीएल 2025 यानी कि 18वां एडिशन होगा और 21 मार्च से शुरू हो रहा है। और कहाँ है इसका इनॉग्रेशन? ईडन गार्डन कोलकाता में इसका इनॉग्रेशन है, और इसका फाइनल भी ईडन गार्डन कोलकाता में ही है। ठीक है, श्रेयस अय्यर पंजाब के कप्तान बन चुके हैं, और आईपीएल मेगा नीलामी में श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में दूसरे नंबर के सबसे महंगे, पहले नंबर के कौन है? ऋषभ पंत के बाद में दूसरे नंबर के यही है। इनको लगभग 26.75 करोड़ की डील में आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बना के ऋषभ पंत के बाद में इसको किसने खरीदा था? पंजाब किंग्स ने खरीदा था, और पंजाब किंग्स ने इनको कप्तान बना दिया। कई बार कोलकाता के कप्तान थे ये, और इन्होंने क्या जीता था? आईपीएल का 17वां एडिशन जीता था। ठीक है, हैदराबाद के सामने। आगे चलते हैं, श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान बन गए। मोहाली पंजाब किंग्स आईपीएल की फ्रेंचाइज है। ठीक है दोस्तों, T20 क्रिकेट है ये, और ये 18वां सीजन होगा आपकी बार। आगे चलते हैं, इंडोर परियोजना कहाँ? भारत के पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई है? इंडोर परियोजना।
नॉर्थ फ्रंटियर पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबड़ की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक रबर की मात्रा बढ़ाने के लिए इंडोर परियोजना घोषित की है। INROAD, इन रोड, इंडोर नहीं इन रोड है ये। इन रोड परियोजना भारत को पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन रोड परियोजना स्टार्ट की गई है। INAROD, इन रोड, इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना, इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना, जिसे 100 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ शुरू किया गया है। इन रोड परियोजना को कितनी वित्तीय सहायता मिली है? इन रोड परियोजना को 100 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ स्टार्ट किया गया और उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबड़ को गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल रबड़ किसानों के कौशल विकास और मॉडल अवसंरचना की स्थापना पर केंद्रित है, जिसमें टायर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों का समर्थन शामिल है। यह कृषि और विनिर्माण के बीच एक अनोखी सहयोग को दर्शाता है। इन रोड परियोजना कहाँ है? इन रोड परियोजना 100 करोड़ के लक्ष्य के साथ में, 100 करोड़ के टर्नओवर के साथ में, लक्ष्य के साथ में, मतलब इनको दिया गया है। और क्यों इन रोड परियोजना क्यों है चालू की गई है? पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में माउंट ईबू फट गया है। माउंट ईबू ज्वालामुखी है। माउंट ईबू, MOUNT, माउंट IBU, ईबू, माउंट ईबू ये रहा, और ये क्या हो गया? फट गया है। ये देखो गुब्बार निकल रहा है धुआं का। ये कहाँ है? इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक में है। माउंट ईबू का विस्फोट उत्तर मलुक, इंडोनेशिया 11 जनवरी 2025 को हुआ। विस्फोट में 4000 मीटर ऊंचाई तक के राख के बादल उठे। लावा क्रेटर से 2 किलोमीटर तक फेंका गया। ज्वालामुखी के 4 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा के लिए निषेध क्षेत्र प्रतिबद्ध कर दिया गया है। ठीक है। माउंट ईबू चेतावनी स्तर सक्रिय पर बना हुआ है। माउंट ईबू हालमेरा द्वीप उत्तर मलुक इंडोनेशिया में स्थित है। उत्तर मलुक, उत्तरी मालुक इंडोनेशिया में स्थित है। और ये कौन से द्वीप पर है? हालमेरा द्वीप पे। कौन से द्वीप पे? हलमहेरा द्वीप पे स्थित है माउंट ईबू। इंडोनेशिया में हलमहेरा द्वीप पर स्थित है माउंट ईबू। ठीक है। इंडोनेशिया में 127 सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? ये इंडोनेशिया में ही है। और टोटल कितने सक्रिय ज्वालामुखी है? 127 है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप। ठीक है ना। और इंडोनेशिया में कितने? 127 जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ये माउंट ईबू भी हिलमेरा द्वीप पर उत्तरी मलुक में पड़ता है। ठीक है। ये फट गया है। पहला क्वेश्चन है, जेडमोर टनल का उद्घाटन, जेडमोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कहाँ किया था? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में किया। 6.4 किलोमीटर लंबी लेन है ये, श्रीनगर लेह हाईवे को जोड़ती है। ठीक है ना। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत क्लिनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। ठीक है। उद्योग धंधे मंत्री है ये, इन्होंने क्लिनेट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आगे चलते हैं। हाल ही में किसी BCCI के नए सचिव के रूप में देवजीत सैकिया को बनाया गया है। देवजीत सैकिया ये असम क्रिकेट के क्या थे? पहले उनसे संबंधित है। और जैसाकी इन्होंने जगह ली है। और प्रभतेज क्या बने हैं यहाँ पे? कोषाध्यक्ष बने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के सांसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। इसकी घोषणा हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने की है। भारत 2026 में 28वें नंबर के राष्ट्रमंडल देशों के संसदों
किस अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में गवर्नेंस CSPOC स्थायी समिति की बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह को बनाया गया है। किसको? OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF का महानिदेशक चुना गया है। OP सिंह को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IPF एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। OP सिंह जो 1983 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। बोंदा त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बोंदा त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बोंदा त्योहार कौन सा? बोधा त्योहार, बोधा फेस्टिवल। बोधा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाली हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव जीवंत बोंदा त्योहार हाल ही में पारंपरिक उल्लास उत्साह के साथ आरंभ हुआ। यह जनजाति एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानी जाती है। उनका नाम छोटे बाजारों हंटों से प्रेरित है, जहाँ वे प्रारंभिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने का व्यवसाय करते रहते हैं। ठीक है। और एक थी इन रोड परियोजना, वो उत्तर पूर्वोत्तर में क्या करने के लिए? प्राकृतिक रबड़ को बढ़ावा देने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, लव यू मेरे प्यारे साथियों। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जब भी तो मेरा उत्साह बढ़ेगा कि मैं आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम सा।